स्वागत है स्टडी विथ एस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाई थी हम खुदा अज़्ज़ व जल। अब मैं दरख्शा बुक का ही उर्दू का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। तो फिर से मैं बता दूं कि दरख्शा से 80% और रोशनी बुक से 20% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो में दरख्शा के बुक से सेकेंड चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भाभी जान। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भाभी जान। और ये जो चैप्टर है ये अफसाना है। अफसाना यानी कि कहानी, किस्सा या कहानी को ही अफसाना कहते हैं। तो याद रखिएगा भाभी जान नाम का एक चैप्टर है, यह अफसाना है यानी कि कहानी, स्टोरी है। ठीक है। इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ का नाम है सुहैल अजीम आबादी। राइटर यानी कि लेखक, तो इसके मुसन्निफ है, राइटर हो गए सुहैल अजीम आबादी। तो सबसे पहले आप लोग सुहैल अजीम आबादी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा राइटर से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए जो आपके बुक में है ना, सुहैल अजीम आबादी के बारे में लंबा चौड़ा दिया है। मैं मेन पॉइंट बताता हूँ आपको। सारा कुछ मैं जो बताऊंगा वो सुहैल अजीम आबादी के बारे में पर्याप्त होगा, वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए उनके बारे में और फिर इस चैप्टर इस कहानी को भी समझाऊंगा। सुहैल अजीम आबादी का असल नाम यानी कि उसका रियल नेम सैयद मुजीबुर रहमान है। सैयद मुजीबुर रहमान रियल नेम। लेकिन उनके बचपन में ही शेरो शायरी शुरू हो गई और शायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे वो था सुहैल। तो सुहैल उनका तखल्लुस हो गया, तखल्लुस। शेर के लास्ट लाइन में उन्होंने जो यूज किया नाम वो था सुहैल। तो सुहैल अजीम आबादी का तखल्लुस सुहैल हो गया और इसीलिए बचपन से ही सुहैल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हो गया। भले से इनका रियल नेम मुजीबुर रहमान था, लेकिन ये तखल्लुस सुहैल था, इसलिए सुहैल अजीम आबादी, अजीमाबाद के थे इसलिए सुहैल अजीम आबादी हो गए। याद रखिएगा। इनकी पैदाइश यानी कि उनका जन्म 1911 ईस्वी में पटना में हुआ था और पटना के लिए भगोल के शाहपुर गांव में पैदा हुए थे। फिलहाल इतना ही याद रखिएगा, वो पटना में पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में। सुहैल का ताल्लुक जमींदार खानदान से था। उनका खानदान कैसा था? जमींदार था। ठीक है। 1 साल की उम्र में वालिदा यानी कि माँ का इंतकाल हो गया। जब वो 1 साल के थे तो उनकी माँ का, अम्मी का इंतकाल हो गया था और परवरिश और उनकी तालीम और तरबियत एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में ननिहाल में हुई। नानीहाल में ये भी क्वेश्चन पूछता है। उनकी माँ जब डेथ कर गई तो वो ननिहाल चले गए, नानी के घर चले गए और वहीं पे इनकी परवरिश हुई, देख रेख हुई। उनका पालन पोषण इनके नानी घर ही हुआ और इनके तालीम और तरबियत, शुरुआती शिक्षा जो है वो एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुआ। फिर उसके बाद वो कॉलेज और स्कूल जाना शुरू किए। ठीक है। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसा निगारी की तरफ माइल हो गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुहैल अजीम आबादी इब्तिदा शुरुआत शायरी से की, यानी शेर व शायरी पहले लिखा करते शुरू में, लेकिन आगे चलकर सुहैल अजीम आबादी अफसाना लिखना शुरू कर दी। अफसाने की कहानी, अफसाना निगारी करने लगे यानी कि कहानी लिखने लगे। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से उन्होंने ये नहीं सोचा कि शेर व शायरी लिखना है कि नहीं, बस मतलब अफसाना लिखने लगे और लिखते लगे, लिखते ही रहे। बहुत फेमस कहानियां लिखी। आगे देखिए, सुहैल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत भी की थी। ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने जॉब भी किया था। उनके अफसानवी मजमुए बहुत, आप उसमें अफसानों का जो किताब होता है अफसानवी मजमुआ उसे कहते हैं, स्टोरी बुक, उसको अफसानी मजमुआ बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोरी बुक, और हिंदी में कहानी का किताब। तो उनकी 3 कहानी की किताब आपके बुक में है। पहला है जार चेहरे, जो कि आज़ादी के बाद प्रकाशित हुआ था। दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। 4 चेहरे जो है वो आजादी के बाद प्रकाशित हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पॉइंट बता दे रहा हूं जो एग्जाम में टिक करेगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। क्वेश्चन पूछता है कि 4 चेहरे कब प्रकाशित किया गया, कब शायद हुआ? तो ऑप्शन में देता है आजादी के बाद, आजादी के पहले, आजादी के बीच। तो कब हुआ था 4 चेहरे? आजादी के बाद प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग सही टिक करके आइएगा। ठीक है। सुहैल अजीम आबादी के नानी का नाम है बेजड़ के पौधे। एक नॉवेल है, बेजड़ के पौधे। तो उनका एक नॉवेल है बेजड़ के पौधे। सुहैल अजीम आबादी तकरीबन 125 अफसाने लिखे, टोटल 125 कहानी लिखी थी और उनका इंतकाल हो गया था 1980 ईस्वी को। तो ये हो गया आपका सुहैल अजीम आबादी के डिटेल, जो कि आपको कभी भूलना नहीं, हमेशा परमानेंट अपने दिमाग में फिट कर लेना है। क्वेश्चन तो सुहैल अजीम आबादी से रिलेटेड ही पूछता है, ऐसा नहीं कि भाभी जान से रिलेटेड नहीं पूछता है, भाभी जान चैप्टर से रिलेटेड भी पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग इस अफसाने को समझ लेते हैं, भाभी जान। देखिए भाभी जान, चैप्टर का नाम भाभी जान क्यों रखा गया? आपको लग रहा होगा कि इसमें किसी की भाभी की बात की गई होगी, यानी किसी भाभी की कहानी बताई गई होगी, तभी इसका नाम भाभी जान है। तो आप लोग बिल्कुल सही अंदाजा लगाए हैं।
इस कहानी में भाभी जान के बारे में, जो किसी की भाभी है, भाभी के बारे में ही कहानी बयान की गई है। और उस भाभी का क्या पता है, उस भाभी का नाम है रुकैया, और जिनकी भाभी है उनका नाम है अख्तर। अख्तर और रुकैया भाभी वो देवर भाभी हैं। तो अख्तर जो है उनके बड़े भाई रहते हैं जिनका नाम है नन्हे। नन्हे की शादी रुकैया से होती है, तो अख्तर के भाभी जो हो गई रुकैया हो गई। तो ये रिश्तेदारी तो आप लोग समझते ही होंगे। तो अख्तर और रुकैया के बीच जो देवर भाभी का रिश्ता है, तो उसी की कहानी। अख्तर क्या थे, एक शायर थे। वो अपने भाभी रुकैया भाभी के घर 3-4 दिनों के लिए रहने के लिए गए थे। तो ये 3-4 दिनों के लिए जो वो रहने के लिए गए थे, तो अपनी भाभी की हर एक एक्टिविटी को देखे, उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी वफादारियों को, हर एक एक्टिविटी और उनकी खूबी को देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, और मुतासिर होकर उन्होंने ये सारे अपनी भाभी की खूबियों को इस कहानी में बयान कर दिया। तो सोहेल अजीमाबादी इस कहानी को ऐसे लिखे हैं ना कि जैसे अख्तर अपने भाभी के बारे में बता रहा है। भले ही चैप्टर के राइटर सोहेल अजीमाबादी है, लिखने वाले कौन है, सोहेल अजीमाबादी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अख्तर अपनी भाभी के बारे में सारी खूबियों को, सारी वफादारियों को, सारी जिम्मेदारियों को दिखा रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो कितना खूबसूरत तरीके से सोहेल अजीमाबादी ने इस कहानी को लिखा है। सोहेल अजीमाबादी इस अफसाने में रुकैया भाभी को मिसाल बनाकर, रुकैया भाभी के जरिए सभी लोगों को ये बताने की कोशिश किया है, ये मोटिवेशन देने की कोशिश किया है कि आपकी जिंदगी में कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप लोगों को डर के पीछे नहीं हटना, उससे डट कर मुस्कुरा कर सामना करना है। परेशानी और मुश्किल आपकी जिंदगी में एग्जाम लेने के लिए आती है, इम्तहान लेने के लिए आती है कि आप उस परेशानी से लड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में अगर मुश्किल और परेशानी आती है तो उसे लड़िए, समझिए कि मेरा इम्तहान है, ये मेरा एग्जाम हो रहा है कि मैं इस मुश्किल से लड़ पा रहा हूँ कि नहीं, और इससे लड़िए। यही ताकत, यही हौसला और लड़ने का जुनून जो है रुकैया भाभी में दिखाई देता है। रुकैया भाभी में इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी वो उफ तक नहीं कहती है और अपनी जिंदगी के हर मुश्किलों को डट कर सामना करती है, अपनी जिंदगी के हर मुश्किलों से डट कर लड़ती है। और यहाँ तक कि उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ती है। ये उनकी खूबी, सोहेल अजीमाबादी को उनकी खूबी भाई, और वाकई में इस बहुत सारी खूबियों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया है। तो चलिए मैं शुरू से कहानी बताता हूँ। इतना तो मालूम चल ही गया है कि अख्तर और रुकैया भाभी के बीच देवर भाभी का रिश्ता है। तो अख्तर के बड़े भाई जिनका नाम नन्हे है, वो एक सियासी आदमी थे, वो एक सियासी यानी कि राजनीतिक आदमी थे, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। तो उनकी शादी रुकैया भाभी से हुई थी। तो देखिए, शादी से पहले अख्तर को और सभी लोगों को यह लगता था कि रुकैया भाभी जो है ना, वो इस मतलब अपने मायके में, अपने माँ के घर में रुकैया भाभी शादी से पहले जो है ना राजकुमारी की तरह रहा करती थी। अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों का सामान खरीदने के लिए वो हजारों रुपए खर्च कर देती थी। तो शादी से पहले अख्तर को और सभी लोगों को यही लगता था कि जब रुकैया भाभी और नन्हे भाई की शादी हो जाएगी तो नन्हे भाई तो पॉलिटिक्स में रहेंगे, सियासत में रहेंगे, राजनीति करेंगे, और रुकैया भाभी ससुराल में आकर वो अपने घर पर राज करेगी। ऐसा सभी को लगता था और अख्तर को भी लगता था। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब शादी हुई, जब रुकैया भाभी की और नन्हे भाई की, तो शादी हुई ना, तो नन्हे भाई तो सियासत में थे, राजनीति करते थे, लेकिन राजनीति करने की वजह से ही उन पर मुकदमा चलने लगा, केस चलने लगा। और यही वजह है कि मतलब नन्हे भाई पर भी केस ठोकाया और मुकदमा चला और वो जेल चले गए। फिर वो जब घर पे वापस आते फिर केस होता, अब फिर जेल चले जाते, अब 3-4 साल तक वहीं रहते, फिर आता, फिर केस होता, फिर मुकदमा चलता, फिर जेल चले जाते। तो इस तरह से नन्हे भाई हमेशा जेल में ही रहते थे। अब बताइए, जब हमेशा जेल में ही रहते थे नन्हे भाई, तो सारी जिम्मेदारी, जितनी भी जिम्मेदारी थी, घर को चलाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, उसका पालन पोषण करना, पढ़ाई लिखाई का काम, पूरे घर को चलाने का काम रुकैया भाभी के सर के आ जाता था। पूरी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ रुकैया भाभी अपने घर को चलाती थी। सारी जिम्मेदारी रुकैया भाभी के सिर पे आ जाती थी। शौहर भले ही जेल में थे, लेकिन पूरे घर को चलाने का काम, बच्चों को देखने का, उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा का काम यही करती थी। अख्तर इस कहानी में बता रहे हैं कि रुकैया भाभी जो है एक जलते हुए शमा की तरह थी, जो कि खुद भी जलती रहती थी, लेकिन दूसरों को रोशनी देने से नहीं चूकती थी। बिल्कुल जलती हुई मोमबत्ती की तरह, चिराग की तरह थी। जिस तरह अख्तर जो है अपनी भाभी की मिसाल एक चिराग से दी है, उनको जलती हुई मोमबत्ती बताया। वो इस कहानी में बता रहे हैं अख्तर कि रुकैया भाभी जो है वो सुबह सवेरे उठती है, अपने बच्चों को नहलाती, खुद नहाती, तैयार होती है और बच्चों को तैयार कराकर खाना पीना खिलाकर स्कूल भेज देती थी। और उसके बाद से मिलने वालों का सिलसिला शुरू होता था। वो मिलने वाले जो थे वो आते थे, इसलिए आते थे रुकैया भाभी के पास क्योंकि रुकैया भाभी हम लोगों को नौकरी दिलवा देंगी बड़े लोगों से बात कर कर, क्योंकि इनके शौहर जो है वो एक सियासी आदमी पॉलिटिक्स में है, तो इनका पकड़ जो है बड़े लोगों से होगा रुकैया भाभी का। इसीलिए कुछ लोग रुकैया भाभी से मिलने आते थे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं था। रुकैया भाभी सिर्फ नाम की रह गई थी, उनका बड़े लोगों से कोई पकड़ वकड़ था नहीं, सिर्फ सिफारिश के लिए जाया करती जो लोगों के पास आया करते थे। इस तरह जो है ना रुकैया भाभी दिन भर ये सब कामों में बिजी रहती है। और इसके अलावा रुकैया भाभी जो है एक कॉलेज में लेक्चरर थी और एक लड़के की ट्यूशन में पढ़ाई करती थी, सिर्फ एक लड़की।
देखिए रुकैया भाभी एक का एक वक्त ऐसा था जब उनके वक्त तो 4-5 नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया था कि उनके घर में सिर्फ एक ही नौकर था जो कि बाजार से सब्जियां ला दिया करता था और कुछ नहीं। ठीक है, तो रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चर थी वहां पे उनको 400 रुपया महीना मिलता। कितना? 400 रुपया महीना मिलता। ये याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है 400 रुपया। और उसके अलावा वो एक लड़की की ट्यूशन पढ़ाती थी जिसके लिए उन्हें 50 रुपया महीना मिलता था। टोटल कितनी आमदनी होगी रुकैया भाभी की? 450 रुपया। 450 रुपया उनको महीना मिलता था और उसी 450 रुपये में पूरे घर को चलाना और उसके अलावा दूसरों की भी मदद किया करती थी। तो कितना मतलब ये कम पैसा है, कितना कम आमदनी था पूरे घर को चलाने के लिए। उसके अलावा जो है रुकैया भाभी एक लड़की थी जिनका नाम था शमी। शमी नाम था उस लड़की का। उस लड़की का नाम शमी है, वो कि बार बार पूछता है एग्जाम में। तो शमी जो थी वो बहुत ही गरीब थी। गरीबी के बावजूद भी ये पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके वालिद के पास पैसे नहीं थे। शमी के पिता उसको पढ़ाने के काबिल नहीं थे। शमी जो है रुकैया भाभी पढ़ाती लिखाती थी। जितना भी पढ़ाने लिखाने का खर्चा था रुकैया भाभी खुद उठाती थी। तो ठीक है, शमी को पढ़ाने लिखाने का काम खुद रुकैया भाभी किया करती थी। ठीक है, और उसके अलावा एक हॉस्पिटल में जाती थी, एक बच्चे के लिए रोज सुबह शाम दूध लेकर जाती थी, क्योंकि उस हॉस्पिटल में मुलाजिम की बेटी थी जिसका बच्चा हुआ था और उस बच्चे के लिए रुकैया भाभी सुबह शाम दूध खरीद कर ले जाकर दिया करती थी। अब बताइए, जलती हुई मोमबत्ती की तरह रुकैया भाभी, ऐसा मिसाल अख्तर ने दिया। खुद जलती रहती है, पिघलती रहती है, दूसरों को रोशनी देना नहीं छोड़ती, नहीं भूलती। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह है रुकैया भाभी की जिंदगी। खुद तो गरीबी है ही है, खुद तो उनकी जिंदगी में इतनी परेशानी इतनी मुश्किल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी बहुत ज्यादा मदद करती है। एक दिन हुआ क्या, ये जो शमी नाम की लड़की थी वो रुकैया भाभी के घर आई और पूरे अश्कों से लबरेज थी, यानी कि आंसू गिर रहे थे और उदास थी। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि अब रो देगी शमी। तो रुकैया भाभी पूछी कि तुम रो क्यों रही, तुम उदास क्यों हो, ऐसा लग रहा है कि तुम रो दोगी, ऐसा क्या हुआ है, बताओ तो, कुछ तो बताओ। और शमी जो है ना वो कुछ बता ही नहीं रही थी। मतलब जितना ही रुकैया भाभी उससे पूछ रही थी उतना ही शमी घबरा जा रही थी और उसके बाद से उसके होंठ कांप रहे थे। वो बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पा रही थी शमी। तो रुकैया भाभी शमी का हाथ पकड़ खींचकर कमरे में ले गई और कमरा का दरवाजा बंद कर दिया। उसको 2-4 झाड़ लगाई और पूछी, बताओ क्या हुआ है, क्यों नहीं बता रही हो, सिर्फ रोती ही जा रही हो, रोती जा रही हो। और शमी बहुत ही रोई। बहुत ज्यादा रोने के बाद लास्ट में बताई रुकैया भाभी को, मेरे भाई का एमए का फॉर्म भरना है, एमए की फीस देनी है और कल लास्ट डेट है, पैसे का कोई इंतजाम नहीं है और इसीलिए मैं आपके पास आई थी। एक तो आप मेरा पहले से पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाती हैं और ऊपर से आप मेरे भाई के एमए की फीस भरने की पैसे कहाँ से लाएंगे, इसीलिए मैं शर्मिंदा थी कि आपके पास आ तो गई थी लेकिन आपसे बोल नहीं पा रही थी। लेकिन आप जैसी हमदर्द इंसान को दुनिया में कहाँ मिलेगा जो आप मेरे दिल का बोझ हल्का कर दी, इसलिए मैं आपके पास आई, सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए। ये बात सुनकर रुकैया भाभी शमी के गाल पर एक चपाट लगाई, चपाट लगाने की थप्पड़ लगाई। रुकैया भाभी शमी के गाल पे एक थप्पड़ लगाई और बोली, इतनी छोटी सी बात तुम मुझसे नहीं बोल रही थी। ठीक है, रुकैया भाभी जाकर अपना अलमीरा खोली, उसमें से 2 छोटी छोटी सोने की चूड़ियां निकाली। सोने की चूड़ी जो कि उनकी बेटी रेहाना का था, वो अपनी बेटी रेहाना के लिए 2 दिन पहले ही वो छोटी छोटी सोने की चूड़ियां खरीदी थी। अब वो छोटी छोटी सोने की चूड़ियां निकाल कर ले जाकर शमी को दे दी और बोली, जाओ इसे बेचकर अपने भाई की एमए की फीस भर देना। इसी तरह रुकैया भाभी का रोजमर्रा की जिंदगी गुजरता रहता। एक बार जो है ना रुकैया भाभी अपने मेज पर सर रखकर उदास बैठी हुई थी और उनके हाथ में एक कुछ था, वो शायद रो रही थी। तो अख्तर उस कमरे में आए। आप ये कहानी जो अख्तर ही बता रहे हैं पूरे। तो अख्तर आए, देखे कि रुकैया भाभी उदास बैठी, मेज पर सर रख बैठी। वो जाकर रुकैया भाभी के पास बैठ गए। तो अख्तर अब पूछे, क्या वो भाभी जान कुछ नहीं बताई रुकैया भाभी। उनके हाथ में पेपर था तो अख्तर पेपर लेकर देखा, आखिर इस पेपर में लिखा क्या। उसमें यही लिखा था कि नन्हे भाई जो कि रुकैया भाभी के शौहर हैं, नन्हे भाई को 4 साल का जेल हो गया है, 4 साल की जेल बढ़ा दी गई है। अब वो 4-5 साल और भी जेल में रहेंगे। ठीक है, और यही बात सुनकर रुकैया भाभी उदास थी और वो पूरी तरीके से टूट गई थी। उनके शौहर को फिर से 4 साल का जेल हो गया है। ठीक है, तो ये बात सुनकर और ये चीज देखकर अख्तर को भी बहुत दुख हुआ और वो अपने भाभी जान के हौसले को बढ़ाने के लिए, मतलब हौसला अफजाई करने के लिए अख्तर अपने भाभी जान को बोले कि सब्र कीजिए भाभी जान, ऐसे इम्तहानों का मंजिल आपको और भी झेलना बाकी है, ऐसे इम्तहान आपको और भी देना है। और ये बात सुनकर रुकैया भाभी के दिल को जैसे सुकून आ गया और वो उठ खड़ी हुई और बोली कि तुम सही कह रहे हो अख्तर, अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे और इस घर को कौन चलाएगा। ठीक है, और जाकर अपना मुंह हाथ धोने चली गई और मुंह हाथ धोकर उधर से ऐसे आई, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो सिर्फ एक लहर था जो कि चला गया और वो फिर पहले जैसे हो गई, अपने जिम्मेदारी और वफादारियों के साथ, अपने नए जुनून के साथ फिर से
अपने काम में बिजी हो गई और ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर पहले 2 मिनट के लिए लहराई थी और वो चली गई और फिर से वो पहले जैसे काम करने लगी और जिम्मेदारियां उठाने लगी। 2 मिनट के लिए वो टूट गई थी और अख्तर की सिर्फ एक बात से उनको हौसला और हिम्मत मिल गई और रुकैया भाभी अपने आप को संभाली और फिर से अपनी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ काम करने लगी और पूरे घर को संभालने लगी। तो ये थी रुकैया भाभी। तो इस चैप्टर में रुकैया भाभी की इतनी सारी खूबियों को बयान किया गया, जो जो आप लोगों के बुक में दिया गया वो सारी बात मैंने आप लोगों को बताया। तो ये था आपकी पूरी कहानी भाभी जान का। भाभी जान की हर एक खूबी को इस कहानी में सुहेल अजीमाबादी ने इस चैप्टर में अख्तर के माध्यम से बयान किया है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो अब रही बात चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, तो बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी 1 बाय 1 कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से अपलोड होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। तो फिलहाल आप लोग सिर्फ चैप्टर पे फोकस कीजिए, चैप्टर को समझिए, चैप्टर को जानिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।